तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो बजट के बाद ऑलमोस्ट हर सेक्टर पर हम लोगों ने बात कर ली, कुछ हॉट स्टॉक भी उस सेक्टर के आपके सामने रख दिए, बट फार्मा पर हमने बजट के बाद से कोई बात नहीं की। बट आज करेंगे और इसी सेक्टर में से हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसा स्टॉक जिसके रिटर्न का क्या कहना। साथ ही सुनने में आ रहा है कि ये कंपनी मिड कैप से अपग्रेड होकर लार्ज कैप के कैटेगरी में आने वाली है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लॉरस लैब की। तो क्यों है ना ये कंपनी इतनी चर्चित, जानेंगे आज के अपने इस डिटेल एनालिसिस के थ्रू, जहां सबसे पहले जानेंगे कंपनी के प्रोफाइल को, उसके बाद हम जानेंगे कंपनी के बिजनेस मॉडल को, साथ ही देखेंगे इनका रेवेन्यू मॉडल, फिर करेंगे इनकी फाइनेंशियल और पीयर एनालिसिस, उसके बाद जानेंगे इनके स्ट्रेंथ और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को, और लास्ट में देखेंगे अपने एनालिसिस का बॉटम लाइन, यानी मेरी बात मुझे क्या लगता है। मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन हिट करें, जिससे भाई वाली एडवाइस और लेवल मिलते रहें। साथ में अगर आप परेशान हैं कि स्टॉक मार्केट की ब्रेकिंग न्यूज कहां से मिले, तो फटाफट ट्विटर और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। सारी ब्रेकिंग न्यूज किसी भी बड़े मीडिया हाउस से पहले आपको मिलेगी, ये भाई का प्रॉमिस है। तो कहते हैं ना कि नाम काम बोलता है। लॉरस लैब के केस में ये कहावत कंप्लीट फिट बैठती है, क्योंकि लैब नाम सुनते ही आपको इनके काम का अंदाज़ा लग गया होगा। दोस्तों, 2005 में हैदराबाद से शुरू हुई ये प्रोसेस केमिस्ट्री एक्सपर्ट कंपनी का शुरुआती दस्तक बहुत ही मज़ेदार ढंग से गुजरा। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हुआ। तो दोस्तों, 2007 में ही कंपनी को पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट कर दिया गया। हालांकि उसी साल अपट्विट सिंगापुर के साथ पार्टनरशिप में आने के बाद ये फिर से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट हो गई। अब जब काम अच्छा खासा चल ही रहा था, 2012 से 16 में आते आते न जाने इन्हें क्या तरकीब सूझी कि अपट्विट में इनका स्टेक को डाइल्यूट करने के ये वापस से पब्लिक लिमिटेड में तब्दील हो गई। मतलब कि शुरू से ही इनका पब्लिक प्राइवेट वाला उठापटक चलता गया। खैर, आई होप कि अब ये उठापटक आगे ना चले। करेक्ट है। अब कंपनी को और बेहतर तरीके से समझने के लिए आइए इनके प्रोडक्ट सेगमेंट को समझते हैं। तो दोस्तों, लॉरस 3 प्रोडक्ट में डील करती है, जिसमें सबसे पहला आता है एपीआई, जहां केमिकल कंपाउंडिंग से लेकर जेनरिक मेडिसिन के फॉर्मुलेशन करने तक का काम होता है। इसके बाद आता है फिक्स्ड डोजेस फॉर्मुलेशन, और लास्ट में कॉन्ट्रैक्ट रिसोर्सेज और मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि क्रैम्स, जिसके अंदर न्यूट्रेकलिस मैन्युफैक्चरिंग, एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल इंग्रेडिएंट वगैरह आते हैं। खैर, ये तो था कंपनी का इंट्रो। अब इनके बिजनेस मॉडल को देख लेते हैं। अब जहां मेजर फार्मा कंपनी मैन्युफैक्चरिंग को प्रायोरिटी देती है, लॉरस लैब का मानना है कि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने से पहले अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करना जरूरी है। बात भी सही है, मौका दिखे तभी चौका मारना चाहिए, और इसलिए लॉरस लैब अपॉर्चुनिटी को देखते हुए पहले R&D करती है और तब जाकर कहीं मैन्युफैक्चरिंग के तरफ कदम बढ़ाती है। और इसी पैटर्न पर चलते हुए ये अपने इंटीग्रेटेड क्रैम्स मॉडल के अंदर क्वालिटी और ग्लोबल कॉम्प्लायंस पे फोकस रखते हुए डिफरेंट ओवरसीज नेशन में भी अपने प्रोडक्ट सप्लाई करती है। बट बिजनेस मॉडल के अलावा ऐसी क्या चीज है जो लॉरस को औरों से खास बनाती है? तो दोस्तों, वो है इनका रिसर्च अप्रोच, मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी और मल्टीनेशनल फार्मा कंपनी के साथ इनके कनेक्शन, जिसमें कई बड़े नाम शामिल हैं जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। बट क्या इतने कनेक्शन सिर्फ अकेले लॉरस लैब के थ्रू? तो नहीं, बिल्कुल नहीं। इनके ग्रुप स्ट्रक्चर में और भी कंपनियां आती हैं जो आप यहां देख सकते हैं। और ये इंफॉर्मेशन पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा। अब इस बिजनेस मॉडल को और कनेक्शन को इनके रेवेन्यू पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, ये जानने के लिए एक बहुत ही सुंदर ग्राफ आपको दिखाते हैं, जिसके बाद आपका व्यू एकदम क्लियर हो जाएगा। तो
ओवरऑल इस रेवेन्यू का इनके फाइनेंशियल पर कैसा असर है, ये जानने के लिए इनके फाइनेंशियल की तरफ चलते हैं, जो आपको हम यहाँ स्क्रीन से दिखाते हैं। फाइनेंशियल आपके सामने है। 17, 18, 19, 20 रेवेन्यू में लगातार बढ़ोतरी। नेट इनकम में 2019 में सिर्फ गिरावट थी, उसके बाद 2020 में अगेन बढ़ोतरी, लेकिन यहाँ पे हायर देन इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ है, हायर देन इंडस्ट्री नेट इनकम है और इंक्रीजिंग मार्केट शेयर है। ये अगेन एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है, लेकिन मुझे हमेशा क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखने में मज़ा आता है, जिससे ये पता चले कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। तो आप यहाँ पे पाओगे कि कंपनी मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर के 2020 के क्वार्टर में नेट इनकम इनका लगातार बढ़ता चला गया और ये वही रीज़न है जिसके कारण स्टॉक में भी आपको लगातार मज़ा मिलता चला गया। जहाँ पे आपके सामने इसका जो चार्ट दिख रहा होगा वो भी दिख रहा होगा कि अभी 362 पे चल रहा है, जिसमें मेरे हिसाब से 340 के पास का सपोर्ट है और 372 और 380 का रेसिस्टेंस है। आगे क्या करना है उसको समझेंगे, पहले चार्ट एनालिसिस आपको दिखा दी। अब सारी चीज समझने के बाद आइए इनके स्ट्रेंथ और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट पर भी बात कर लेते हैं। तो जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि लॉरस का कनेक्शन बहुत ही स्ट्रांग है, जिसमें वर्ल्ड की टॉप 10 जेनरिक फार्मा कंपनी आती है। ऐसे में सेल फिगर अच्छे खासे होना लाजमी है। और वहीं अगर हम जेनरिक एपीआई सेगमेंट के एंटी रेट्रोवायरल्स, ऑन्कोलॉजी, एंटी अस्थमा की बात करें तो उसमें ये ग्लोबल लीडर है बॉस। और साथ ही अगर हम इनके जेनरिक एफडीएफ कैपेसिटी पे गौर करें तो करंट में इनके पास 5 बिलियन यूनिट कैपेसिटी है, जो कि एक अच्छा नहीं काफ़ी अच्छा स्ट्रेंथ फैक्टर है लॉरस लैब के लिए। खैर ये तो थी स्ट्रेंथ। वहीं अगर हम इनका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट देखें तो सबसे पहला पॉइंट जो निकल के आता है वो ये है कि अपने फॉर्मुलेशन को बढ़ा के 2022 तक सालाना 10 बिलियन तक करने के लिए लॉरस ने सेकेंड फॉर्मुलेशन ब्लॉक के कंस्ट्रक्शन को प्रपोजल दे रखा है। इसके अलावा इन्होंने ऑन्कोलॉजी में न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किए हैं जो इनके ऑर्डर्स को बूस्टअप करने में मदद कर सकते हैं। वहीं एफडीएफ बिजनेस की तरफ गौर करें तो इस सेगमेंट में तो मानो इनका ऑर्डर बुक भरा पड़ा है। और इसके अलावा रिसेंट इन्होंने एस्पेन फार्मा के साउथ अफ्रीकन सब्सिडरी को भी एक्वायर कर लिया, जो कि साफ दिखाता है कि कंपनी कंप्लीट एक्सपेंशन के मोड में चल रही है। और जब बात एक्सपेंशन की हो रही हो तो आपको ये बताना ज़रूरी है कि फाइनेंशियल ईयर 2020 तक लॉरस अपने एफडीएफ कैपेसिटी को बढ़ा के डबल करने के प्लानिंग में है। इसके अलावा इनके सारे ग्रीन फाइल्ड एक्सपेंशन फाइनेंशियल ईयर 2020 में कैश पॉजिटिव हैं विद मैक्सिमम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। अब अगर डेटा की माने तो वर्ल्ड में एचआईपी वगैरह के सबसे ज़्यादा मामले अंडर डेवलप्ड कंट्री में देखने को मिलते हैं। अब क्योंकि लॉरस एवीआई सेगमेंट में काम करती है और रिसेंटली इन्होंने ये अनाउंस भी किया है कि वो फिलहाल अपना फोकस अंडर डेवलप्ड नेशन के तरफ कर रहे हैं। साथ ही अंडर डेवलप के साथ ये नॉर्थ अमेरिका और यूरोप पर भी अपनी प्रायोरिटी बनाना चाहती हैं। तो ओवरऑल देखते हुए कोई डाउट नहीं है कि लॉरस का विजन काफ़ी बड़ा है और ये अपने ग्रोथ पर एक्सट्रीमली फोकस्ड है। बट एज अ इन्वेस्टर हमें इफ़ एंड बट दोनों पे गौर करना चाहिए। इसलिए आइए डिटेल एनालिसिस के बॉटम लाइन को समझते हैं, यानी मेरा पॉइंट क्या है। तो जहाँ लॉरस के पास एक्सपीरियंस मैनेजमेंट और यूनिक बिजनेस मॉडल है और जिस तरीके से ये ओवरसीज मार्केट में अपनी रिसर्च बढ़ा रहे हैं, ऐसे में जो इनका मेजर कंसर्न है वो है रेगुलेटरी रिस्क, कंपटीशन और फॉरेक्स रिस्क। और इन सब वजह से इन्हें अपने ओवरसीज रिलेशन को मेंटेन करने का डर हमेशा बना रहेगा। और अगर इसमें से किसी भी फैक्टर पर निगेटिव इम्पैक्ट हुआ तो लॉरस को तगड़ा वाला झटका लगेगा। तो ये थी हमारी तरफ से लॉरस की राम कहानी। अब आपको क्या लगता है, मिड कैप की ये कंपनी लार्ज कैप में कन्वर्ट होगी या फिर सेक्टर लिमिटेड होने की वजह से इन्वेस्टर को आगे मज़ा नहीं दे पाएगी? आपकी क्या राय है? अब मेरा पॉइंट, लॉरस में जो चार्ट मैंने आपको दिखाया था वापस से आपके सामने स्क्रीन पर है। 380 के ऊपर मोमेंटम इन्वेस्टिंग का मजा लीजिए। मोमेंटम इन्वेस्टिंग के लिए हमने ऑलरेडी आपके साथ वीडियो बना दी है। और जहां तक अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात करें तो आप डेफिनेटली किसी भी घटाले में एज अ इन्वेस्टमेंट के लिए अपने पोर्टफोलियो में एज अ फार्मा के शेयर पे आप इसको रख सकते हैं।
शेयरिंग केयरिंग है, तो आप भी शेयर करके दूसरों की केयर करें और लाइक का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।